सुभाषिनी जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक मिनट में, अनिता जी का मूल रूप से कहना है कि नेताजी की जो व्यूज थे वो बहुत मॉडर्न थे और समय से आगे देखते थे। सुभाषिनी जी, इसी बात को आगे बढ़ा दें, जो उस समय आज से 80 साल 90 साल पहले एक व्यक्ति जो वुमेन एम्पावरमेंट को देखता ही नहीं था, उसको प्रैक्टिस में लाते थे, आज जो भारत की हालत, आपको दुख होता है कि आपको गुस्सा आता है आज भारत की दशा देखकर? क्योंकि इसके लिए आपके माता पिता, इसके लिए नेताजी, क्या इस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने लड़े थे, कुर्बानी दी थी? नहीं, आज वो नहीं, देखिए ऐसा है कि वो तो नहीं लड़े थे, और मतलब अनीता जी भी यही कहेंगी, मेरे माँ बाप भी इस तरह के भारत के लिए नहीं लड़े थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि नेताजी क्या चाहते थे इस देश के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आज की हमारी सरकार है, वो जब भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ नेताजी का नाम लेने का समय आ गया है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि नेताजी का नाम लेते हैं, उनकी मूर्ति बना देते हैं, ये कहते हैं कि ये बहुत महान थे, और इस तरह से कहते हैं कि जैसे कि बाकी जो लोग जो बाद में प्रधानमंत्री बने, नेहरू वगैरह, वो उतने महान नहीं थे, नेताजी होते तो कुछ और होता। लेकिन दरअसल देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेताजी क्यों महान थे। केवल इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने एक वर्दी पहन ली और एक बंदूक उठा करके वो लड़ने निकल गए। वो एक भारत के बारे में, और भारत जब आजाद होगा तो वो कैसा भारत होगा, उसकी एक तस्वीर उनके दिमाग में थी। और देखिए इसमें कोई ये नहीं था जो लोग आजकल कहते हैं अरे सेक्युलरिज्म, ये तो बड़े कमजोर किस्म के लोग हैं सेक्युलरिज्म। वो ये मानते थे कि सेक्युलरिज्म अपने आप में तो अच्छी चीज है ही, लेकिन इसके बगैर ये मुल्क चल ही नहीं सकता है, ये देश चल ही नहीं सकता। ये समझना बहुत जरूरी है। आज के लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने जो अपना झंडा चुना, तो वो कांग्रेस का तिरंगा झंडा तो था, लेकिन बीच टीपू सुल्तान का, जो वो स्प्रिंगिंग टाइगर जिसको हम कहते हैं, वो टीपू सुल्तान के झंडे पर हुआ करता था। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि जो आजाद भारत को भारत के बाहर घोषित कर रहे हैं कि आज हमारी पहली सरकार है आजाद भारत की, वो अपने झंडे के बीच में टीपू सुल्तान के शेर को डालते हैं। ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई आज नहीं शुरू हुई है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ बहुत पहले शुरू, जिनका हम यहाँ पर जो उनका प्रतीक था, उसको हम अपने झंडे में जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही अभी अनीता जी ने कई बातें बताई कि वो वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय नेता के रूप में माने जाते थे। सिर्फ यही नहीं कि जो जर्मनी या जापान के साथ लोग थे वो मानते थे, और भी तमाम एशिया के लोग उनको एक नेता के रूप में देखते थे। और इसके पहले वो यूरोप के कई देशों में घूम चुके थे, वहां के नेताओं से, खासतौर से जो आयरलैंड के नेताओं के साथ उनका रिश्ता था, ईमन के साथ। तो जब ये आजाद हिंद को उन्होंने आज अर्जी हुकूमत को, प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर किया, तो आयरलैंड से भी उनको मैसेज मिला। उन्होंने कहा भाई हम आपको पूरी तरह से मान्यता नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। तो उनका बहुत बड़ा पूरी दुनिया में एक असर था, एक प्रभाव था, और एशिया के अंदर तो खैर था ही। बाकी ये जो उन्होंने सरकार की घोषणा की, तो आपको याद होना चाहिए कि जब वो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में जो प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, उसको भी बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो उसके फिर उन्होंने नेहरू को अध्यक्ष भी बनाया। तो प्लानिंग के का उनके दिमाग में पहले से ही था कि पंचवर्षीय योजनाएं होनी चाहिए, एक गरीब देश को विकास करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना आवश्यक है। ये तब भी उनके दिमाग में था, और जब उन्होंने प्रोक्लेमेशन दी तब भी उनके प्रोक्लेमेशन में है। तो मतलब उनके दिमाग में सिर्फ बंदूक उठा करके लड़ना ही नहीं था, लड़ करके भारत को आजाद करने के बाद कैसा भारत बनेगा, इसके बारे में भी बहुत स्पष्ट तस्वीर उनके दिमाग में थी।
और हिंदू मुस्लिम एकता तो वो बुनियाद थी, जिसको अंग्रेजी में हम बेडरॉक कहते हैं। वो बुनियाद थी जिसके बगैर भारत का निर्माण उनके लिए संभव ही नहीं था। और मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत लोग जानते नहीं हैं कि जाति प्रथा के बारे में भी उनकी बहुत संवेदनशीलता थी। उन्होंने इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। और जब वो एक छात्र थे, तो वहां पर एक दलित छात्र था जो बहुत बीमार हो गया, और नेताजी उसके कमरे में जाकर के रहे और उसकी देखभाल की। अब एक बीमार की देखभाल क्या क्या करना पड़ता है, आप सब लोग जानते हैं। वो सब कुछ उन्होंने उस दलित बच्चे के लिए किया। और ये तब की बात मैं बता रही हूँ, मतलब मेरे ख्याल से 1920 के दशक की बात होगी, जब ये चीजें बिल्कुल होती नहीं थी। परिवार के लोग भी नहीं पसंद करते थे अपने परिवार के सदस्य की सफाई करना, और तब उन्होंने ये काम किया। तो जाति प्रथा के बारे में, दूसरे धर्मों को मानने वालों के बारे में उनकी जो सोच थी, वो आज के हमारे भारत की सोच के बहुत आगे है। और महिलाओं के बारे में मैं एक आपको बताना चाहूंगी, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। उनके साथ जो उनके बिल्कुल उनकी परछाई थे, आबिद हसन, जिन्होंने जय हिंद का भी नारा जी जी। बनाया, जब वो आ रहे थे पनडुब्बी में उनके साथ, तो वो लिखते हैं, बाद में उनका बड़ा इंटरव्यू छपा है, कि नेताजी की आदत थी कि वो एक पूरी स्पीच को पहले डिक्टेट करते थे, फिर उसको फाड़ के फेंक देते थे, उनको याद हो जाता था। तो उस पनडुब्बी में, अब आप सोचिए, अभी वो पहुंचे नहीं है, अभी आजाद हिंद फौज के नेता बने नहीं हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक भाषण तैयार किया जो वो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट के सामने सुनाते, कि ये रानी ऑफ झांसी महिला टुकड़ी हम लोग क्यों बना रहे हैं, महिलाओं की क्या भूमिका है आजादी की लड़ाई में, उनसे हम कितनी उम्मीद करते हैं, और ये सारी बातें आप सोचिए। उन्होंने तब इस स्पीच को लिखा जब वो आ रहे थे, उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो जिंदा सिंगापुर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और उस स्पीच को अगर आप पढ़ें, तो मैं नहीं समझती हूँ कि हमारे देश में आज तक इस तरह का भाषण महिलाओं के बीच में किसी ने दिया है, और दिल से दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो उनके दोस्त थे सिंगापुर में, भारतीय, जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्या बात आप कर रहे हैं, जापानी नहीं तैयार होंगे, कहने न तैयार हो, मैं उसके लिए अलग से चंदा इकट्ठा करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कहाँ से औरतें मिलेंगी, तो कहने लगे आप तो यही बात कहते हैं, कहाँ से औरतें मिलेंगी, आप एक पढ़ी लिखी महिला मेरे सामने लाई और हम सेना टुकड़ी खड़ी करके दिखाएंगे। और उन्होंने कहा आप लोग भारतीय महिलाओं को जानते नहीं हैं, उनकी हिम्मत और उनकी जिद को आप पहचानते नहीं हैं। अगर वो एक बार कुछ ठान लेती हैं, वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं होती हैं, बस मौका उनको चाहिए। और ये महिलाएं केवल अपने देश की आजादी के लिए नहीं लड़ रही होंगी, ये अपनी आजादी के लिए भी लड़ रही होंगी। इसलिए उनकी जो लड़ने की ताकत होगी वो कहीं ज्यादा होगी, और उन्होंने फिर बना के दिखाया। तो उनके अंदर केवल ये नहीं कि वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते थे, जो वो कहते थे उसको वो मानते थे, और उसको वो लागू करने के लिए, क्रियान्वयन उसका करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आप जानते हैं कि जब वो पहुंचे बर्मा में, तो सबसे पहले वो जब आजाद हिंद फौज के साथ गए, तो सबसे पहले वो बहादुर शाह जफर की कब्र पर, उनकी मजार पर गए, उस पर चादर चढ़ाया, और उन्होंने वहां पर वचन दिया कि अगर मैं भारत लौटूंगा तो आपके अवशेष को मैं लेकर के जाऊंगा वापस, और लाल किले में जहां आपको दफनाया जाना चाहिए वहां मैं आपको दफनाऊंगा। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी नेता ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। तो ये असली चीजें थी उनके चरित्र के बारे में। और आज के दिन आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो रोज ट्वीट करते हैं, लेकिन आज उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है इतने महत्वपूर्ण मौके पर। और हम तो एक तरह से सोचते हैं कि वो शायद, हम उनके ट्वीट का स्वागत भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि किसी भी विषय में वो नेताजी के सिद्धांतों को मानने वाले नहीं हैं। आज जो बड़ा युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी नेताजी ने उस जमाने में बात करी थी, जब ये मतलब इजराइल अस्तित्व में आया नहीं था, लेकिन फिलिस्तीन की जनता के अधिकारों के बारे में तब उन्होंने बात रखी थी।
तो ये सारी बातें हमारे देश के लोगों को याद करना चाहिए और उनके नाम को लेकर के जिस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार कर रही है, इसको समझना चाहिए कि ये छलावा है और नेताजी क्या थे, नेताजी क्या चाहते थे, इसको समझने की जरूरत है आज हमारे देश में। और लोगों को भी है, आम लोगों को जो नेताजी की पूजा करते हैं, पूजा मत करो भैया, उनके विचारों को समझो और उनके विचारों को पसंद करो, ये ज्यादा जरूरी। सुभाषिनी जी, आई विल रिक्वेस्ट यू, ये जो बहादुर शाह जफर की बात है उसको थोड़ा अंग्रेजी में कर दें, इससे अनिता जी भी समझ लें कि व्हाट वो इफ समझती है। जस्ट You see, ब्रीफली दैट। when Netaji moved with the INA troops to Burma, he went to visit the grave of Bahadur Shah Zafar, and he placed a chadar there, green sheet, and he sort of made a vow that if I ever go back to India, I will take your remains with me, and I will see that they are given an honorable burial in the Red Fort alongside your ancestors. It's a great tragedy that none of our rulers since then have had the courage to do that, but that really should be done. But this shows what Netaji was. Whatever he said was what he believed in. Whatever he said, he was willing to practice. As far as his understanding of women and women's rights are concerned, he had the courage, in spite of opposition from everybody, not just the Japanese, but his own colleagues. He set up a women's regiment and trained them exactly like the men were trained and said, you have to go and fight. And he said, these women are going to be fighting not only for India's independence, but for their own freedom. So they will fight much more. They will fight much harder and with greater commitment. The flag that he chose had Tipu Sultan's springing tiger in the center, you know, where the charkha used to be, the Congress charkha. And that's not a small thing. He was not only connecting his struggle to Tipu Sultan's struggle and to the history of the freedom movement, but he was saying Tipu Sultan was as great a patriot as anybody else. And he was right, because it was the British who said that their only real rival in India whom they feared was Tipu Sultan, and they celebrated his defeat and his death. We forget all these things, unfortunately. It's tragic. We forget our own history. And you know, it is said about people who forget their own history that they are going to be, you know, they are going to be damned to, you know, a bad future if they do this. So we need to learn from Netaji. Our Prime Minister is not bothered to give greetings today on such an important historic day. And maybe it's just as well, because at least I don't think, and many like me don't think, that he is really at all, I mean, he is not at all true to Netaji's legacy. Netaji stood for everything that our present government does not stand for. But people in India need to stop worshipping Netaji. They need to start understanding what he stood for and what a kind of country he would have tried to build had he been able to come back to India and join in this very exciting project of building an independent India, which he would have been a very important part of. You need to know what his ideas was. He was, you know, he was interested in planning. He set up a planning commission. When he was president of the Congress, nobody else did that. He did it. And he made Jawaharlal Nehru the chairperson of that planning commission. So he had an understanding of how a poor country needs planned development. He had an understanding of how, without secularism, without unity of people, you can't build a nation. He had all this understanding, and he understood that 50% of the population needs to be given its place in the sun if a country is to move forward. These are very important things that we need to learn today. नहीं नहीं, वो बीच में साहू जी ने वो सावरकर की कोई बात कही, तो इस वक्त एक बहुत झूठी खबर फैलाई जा रही है कि सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस को ये राय दी कि आप विदेश में जाकर के भारत की आजादी की लड़ाई लड़िए। ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल झूठ है। आप सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़िए हिंदू महासभा के बारे में। उनको चिढ़ नहीं थी हिंदू महासभा से, उनको नफरत थी। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि कोई भी कांग्रेस का सदस्य अगर मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा का मेंबर बनेगा, उसको कांग्रेस से मैं निकाल दूंगा। And in Bengal, he exhorted, he told his party people, don't allow them even to hold a public meeting, Hindu Mahasabha, because they do nothing but spread poison.
And let me tell you, Savarkar also did not like Netaji at all. Not only did he recruit soldiers for the British army, but he used to use the most atrocious language for Netaji, and he even objected to Netaji using Urdu words, because the slogan of the Indian National Army and the provisional government was Ittihad, Etemad, Qurbani. These are all three Urdu words, beautiful words and wonderful sentiments. But Savarkar objected to that. Azad Hind, he objected to that. He objected to everything that Netaji stood for. So I think this is very important to remember also. Very